हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों इससे पहले हमने 50 शेड सीरीज के 2 पार्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं। पहला पार्ट 50 शेड ऑफ ग्रे और दूसरा पार्ट 50 शेड डार्कर। दोस्तों ये दोनों भी पार्ट का एक्सप्लेनेशन अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। और आज हम लोग इस सीरीज के 3rd पार्ट को, आखिरी पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों इसका नाम है 50 शेड्स फ्रीड और ये 2018 में रिलीज हुई थी। इसके IMDb पर रेटिंग है 4.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों पिछली कहानी में हम लोग ने देखा था एना और क्रिश्चियन के दोनों में सुलह हो चुका था और ये दोनों शादी करने वाले थे। अब इस फिल्म की कहानी में ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद ये लोग हनीमून के लिए जाते हैं। जब ये लोग हनीमून पे होते हैं तब वहाँ पे क्रिश्चियन को उसके असिस्टेंट का एक वीडियो कॉल आ जाता है। उसके असिस्टेंट बोलती है कि हमारे सर्वर रूम में किसी ने बॉम्ब लगाकर वहाँ पे विस्फोट कर दिया है। क्रिश्चियन पूछता है कि क्या उसने हमारा डेटा चोरी किया। असिस्टेंट कहते हैं कि हाँ, उसने आपके पर्सनल फाइल को चुरा ले गया। क्रिश्चियन उसे पूछता है कि क्या तुम उसका CCTV वीडियो फुटेज भेज सकती हो। जब क्रिश्चियन और एना उस वीडियो फुटेज को देखते हैं तब एना को पता चलता है ये दूसरा कोई नहीं, ये जैक है। दोस्तों जैक हाई वही इंसान है जो एना की कंपनी में उसका बॉस था और उसने बहुत सारी लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ जबरदस्ती की होती है। वैसे ही एना के साथ उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की होती है और इसी कारण जैक को उसके जॉब से निकाल दिया गया था और इसी वजह से जैक ने क्रिश्चियन से और एना से बदला लेने के लिए ये सब किया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्रिश्चियन और एना अपने हॉलीडे से वापस आ जाते हैं। जैसे ये लोग अपने घर पे आते हैं तब वहाँ पे क्रिश्चियन एना को एना के पर्सनल बॉडीगार्ड से मिलवाता है। एना उससे कहती है कि बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है, लेकिन क्रिश्चियन कहता है कि जैक तुम पर कभी भी हमला कर सकता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं एना अपने ऑफिस में चली जाती है और वहाँ पे उसके केबिन में बहुत सारी चेंजेस हो चुके होते हैं। थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है और वो और भी खुश हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डाउट होता है कि ये क्रिश्चियन ने ही किया हुआ है। थोड़ी देर में वहाँ पे उसकी कलीग आती है और उसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने होते हैं। वहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें अपना नाम मिसेस ग्रे करके लिखना चाहिए, लेकिन एना कहती है कि नहीं, फिलहाल मैं अपना ही नाम रखना चाहती हूँ। थोड़ी देर में वहाँ पे एना किसी लड़के के साथ मीटिंग कर रही होती है और उसी वक्त क्रिश्चियन वहाँ पे आ जाता है। एना कहती है कि क्या ये सब तुमने किया। क्रिश्चियन कहता है कि नहीं, ये सब तुमने किया, तुम्हें अपना प्रमोशन तुम्हारे मेहनत के कारण मिला है। वैसे भी क्रिश्चियन उसे कहता है कि तुम्हें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब काम मत करो, चाहे तो तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। लेकिन एना कहती है कि नहीं, मैं घर पे रह के घर के काम करना नहीं चाहती। एना कहती है कि मैं अपने दम पर कुछ करना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ और यही बात सुनकर क्रिश्चियन भी खुश हो जाता है। इसके बाद जब ऑफिस का काम खत्म हो जाता है तब क्रिश्चियन वहाँ पे आता है और एना को लेकर वो एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पे क्रिश्चियन ने एक घर खरीदा होता है और वही घर उसे दिखाने के लिए लेकर जाता है। ये घर बहुत ही पुराना और पुरानी हवेली की तरह होता है और बहुत ही सुंदर होता है और क्रिश्चियन ने इस घर को रिन्यू करने के लिए एक आर्किटेक्ट हायर की होती है। इस लड़की का नाम है जिया और ये एलियट की दोस्त होती है। दोस्तों एलियट क्रिश्चियन की बहन होती है और यहाँ पे जिया क्रिश्चियन के साथ ओपनली फ्लर्ट करने लगती है और ये सब एना देख रही होती है। क्रिश्चियन को वहाँ पे एक कॉल आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। एना जिया से कहती है कि तुम मेरे पति के साथ फ्लर्ट करना बंद कर दो, उससे दूर रहो। एना कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने काम में माहिर हो, इसलिए तुम्हें क्रिश्चियन ने हायर किया है, लेकिन अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए, इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो तुम्हें अपने हाथों पे काबू रखना होगा और क्रिश्चियन से तुम्हें दूर रहना होगा। जिया वहाँ पे मान जाती है। जिया कहती है कि ठीक है एना, कोई बात नहीं। एना कहती है कि तुम मुझे एना नहीं, मिसेस ग्रे करके पुकारोगी और सेम ऐसा ही होता है। जिया उसे मिसेस ग्रे और क्रिस्टीन को मिस्टर ग्रे इस नाम से पुकारने लगती है। इसके बाद एना और क्रिस्टीन वहाँ से निकल जाते हैं और एना चाहती है कि वो गाड़ी चलाए और थोड़ी देर आगे जाने के बाद क्रिस्टीन को उसके बॉडीगार्ड का कॉल आता है। वो कहता है कि आपके गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। ये बात क्रिस्टीन एना को बता देता है और उसे कहता है कि इससे छुटकारा पाओ। एना अपनी गाड़ी फास्ट चला कर वहाँ से निकल जाती है और उस पीछा करने वाले गाड़ी से छुटकारा पाती है। इसके बाद जब ये लोग घर पे आ जाते हैं तब उनकी सिक्योरिटी ने उस गाड़ी का फुटेज और नंबर लाकर क्रिश्चियन को दिया होता है। जब क्रिश्चियन उस गाड़ी के फुटेज को देखता है तब उनको पता चलता है कि उसके गाड़ी में कोई लेडी है, लेकिन उनको लगता था कि उस गाड़ी में उनका पीछा करने वाला जैक है। वही जैक जो एना का पहला बॉस था और उनके ऑफिस में जाकर उनके सर्वर का डेटा चुराया था। लेकिन उस गाड़ी में जैक नहीं था, उस गाड़ी में कोई लेडी बैठी थी। क्रिश्चियन को शक होता है कि उस गाड़ी में बैठी हुई औरत ये जरूर जैक की कोई फ्रेंड होगी, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी से कहता है कि जैक की सारी इन्फॉर्मेशन, जैक की सारी डिटेल मुझे जल्द से जल्द ला कर दो। और वो अपनी सिक्योरिटी से कहता है मुझे न्यूयॉर्क मीटिंग के लिए जाना है और तुम तीनों मेरे साथ चलोगी। साथ ही साथ वो एना को भी कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलोगी। एना सिक्योरिटी को वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है और एना
क्रिस्टिन को कहती है कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। क्रिस्टिन कहता है कि तुम वहीं से काम संभाल लो, लेकिन एना कहती है कि नहीं, मुझे 2-3 मीटिंग अटेंड करना है और मैं यही से करना चाहती हूँ। और वो क्रिस्टिन से ये भी कहती है अब तो मेरे साथ 2 पर्सनल सिक्योरिटी भी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब क्रिस्टिन वहाँ पे उसकी बात मान लेता है। और दोस्तों इसके बाद ये दोनों, जैसे कि आप सबको पता है, ठपाठप के लिए शुरू हो जाते हैं। अगले दिन क्रिस्टिन न्यूयॉर्क चला जाता है और एना सिएटल में अकेली है। एना जब ऑफिस में होती है तब वहाँ पे उसकी पुरानी दोस्त उसे मैसेज करती है। मैसेज में वो ये कहती है कि आज शाम को हमें पार्टी के लिए मिलना है। एना मना तो करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मनाने से मान जाती है। जैसे एना ऑफिस से बाहर निकलती है, वो अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि उसे होटल लेकर जाना है, लेकिन बॉडीगार्ड उसे कहता है कि मिस्टर गे ने कहा है कि आपको ऑफिस के बाद सीधा घर पे जाना चाहिए। एना कहती है कि अभी फिलहाल मुझे होटल में लेकर चलो। इसके बाद ये दोनों होटल में चले जाते हैं। एना जानती है कि क्रिस्टिन को ये सब बातें पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसे पता है कि एना को जैक से खतरा है, और फिर भी वो अपने दोस्त से मिलने जाती है। वहाँ पे वो लोग बातें करते हैं, दारू पीते हैं, और इसके बाद ये लोग घर पे आ जाते हैं। एना बॉडीगार्ड से कहती है कि तुम क्रिस्टिन से कुछ मत कहना, टाइम आने पे मैं कह दूंगी। लेकिन बॉडीगार्ड उसे बताता है कि मैंने पहले ही फोन करके उन्हें बता दिया था। जैसे एना अपने कमरे में आ जाती है तब वहाँ पे जैक पहले से ही आया होता है, और वो एना को पकड़ लेता है और उसके गर्दन पे एक चाकू रख देता है। जैक एना को किडनैप करना चाहता था। एना कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो, तुम हमारे लाइफ से दूर क्यों नहीं चले जाते। जैक कहता है कि तुम्हारी लाइफ, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की है, और जो लाइफस्टाइल क्रिश्चियन जी रहा है वो मेरी भी हो सकती थी। और उसी वक्त एना के बॉडीगार्ड वहाँ पे आ जाते हैं और जैक को उससे छुड़वा लेते हैं। और थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और जैक को अरेस्ट करवा के एना से बातचीत कर रहे होते हैं। अगली सुबह हमें दिखाई देता है कि एना के सामने क्रिश्चियन बैठा हुआ है, और जैसे एना उठ जाती है तो क्रिश्चियन उसे बता रहा होता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। ऐसे ही ये दोनों बातें करते करते ये दोनों उस रूम में चले जाते हैं जहाँ पे एना और क्रिश्चियन ठपाठप करते समय हर एक BDSM टॉयज को यूज करते थे। वहाँ पे क्रिश्चियन उस टॉयज को यूज तो करता है, लेकिन एना को पता चलता है कि ये उससे प्यार नहीं, वो जबरदस्ती कर रहा है, जैसे कि उसे पनिशमेंट दे रहा है, और वो वहीं पे रुक जाते हैं। एना उससे पूछती है कि ये प्यार नहीं था। क्रिश्चियन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें ऑफिस से सीधा घर आना था। एना कहती है कि मैंने तुम्हारी यही बात नहीं मानी, इसलिए तुम मुझे सजा दे रहे थे, तुम इसी बात का बदला ले रहे थे। क्रिश्चियन कहता है कि मुझे भी गुस्सा आता है। जब मुझे पता चला कि जैक ने तुम पे हमला किया तो मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत गुस्से में था, तुम्हें पता नहीं मैं कितने टेंशन में था। एना कहती कि ऐसी बात नहीं, तुमने मुझसे कुछ बातें छुपाई है। जैक सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हारे पूरे फैमिली को टारगेट कर रहा है, और ऐसा क्यों कर रहा है ये तुम्हें पता है। क्रिश्चियन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। जब मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। एना कहती है कि अब जैक जेल में है और मैं तुम्हारे सामने हूँ। एना कहती है कि मेरे भी दोस्त है, मैं भी अपने दोस्तों से मिलना चाहती हूँ, उनके साथ बातें करना चाहती हूँ, मैं एक बंदे कमरे में एक घर में नहीं रह सकती। एना उसके गले लग जाती है, और इसके बाद क्रिश्चियन भी उसे माफी मांगने लगता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन एना को लेकर सीधा एयरपोर्ट चला जाता है, और वहाँ पे उसे बताता है कि हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं। उस प्लेन में हमें दिखाई देता है कि एना की फ्रेंड और उसका एक दोस्त, उनके साथ क्रिश्चियन का एक भाई और उसकी बहन, ये सब लोग उनके साथ जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग ट्रिप पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारा एंजॉय करते हैं। वहाँ पे शाम को होटल में क्रिश्चियन का भाई केट को शादी के लिए प्रपोज करता है, और वहाँ पे ये लोग और भी खुश हो जाते हैं। वहाँ पे ये लोग एंजॉय करते हैं, और शाम को एना और क्रिश्चियन फिर से शुरू हो जाते हैं। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि एना और क्रिश्चियन बात कर रहे हैं। एना क्रिश्चियन से कहती है कि क्या तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए। क्रिश्चियन कहता है कि अभी फिलहाल मैं बाप बनना नहीं चाहता हूँ। तो एना कहती है कि क्या तुम्हें कभी भी बच्चे नहीं चाहिए। क्रिश्चियन कहता है कि चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद, अभी मैं बाप बनने के लायक नहीं हूँ। इधर हमें दिखाया जाता है कि कोर्ट में जैक को बेल मिलने वाली थी, और वहाँ पे उसे बेल मिल ही जाती है, लेकिन जैक को $5 लाख फाइन के तौर पे भरना पड़ता है, और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि इसी बात से एना और भी टेंशन में आ जाती है। उसे पता है कि जैक बहुत पागल इंसान है और वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एना प्रेग्नेंट है और उसके पेट में 7 हफ्तों का बच्चा है, और यही बात वो क्रिश्चियन से डिस्कस करना चाहती है, और उसी के कारण वो थोड़ा परेशान होती है। डिनर करते समय क्रिश्चियन को लगता है कि एना जैक को लेकर बहुत परेशान है, और उसे कहता है कि तुम्हें जैक का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसे हम लोग देख लेंगे। एना कहती है कि नहीं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। एना बातों ही बातों में
समय उसे बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एना को पता है कि क्रिश्चियन को अभी बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन वो उसे बता देती है और इसी बात से क्रिश्चियन गुस्सा हो जाता है। क्रिश्चियन कहता है कि मैं अभी बाप बनने के लिए तैयार नहीं हूँ और वो गुस्से में उसे कहता है कि तुमने दवाई क्यों नहीं खाई। एना कहती है कि मैंने दवाई खाई थी, लेकिन शायद मैं कभी भूल गई होंगी। उसी बात पे क्रिश्चियन और भी गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद क्रिश्चियन एलिना के पास चला जाता है। दोस्तों, एलिना वही औरत है जिसने क्रिश्चियन को बचपन में टपाटप करना सिखाया था, उसे बुरी आदतें सिखाई थी जो एना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्रिश्चियन रात को बहुत देर से घर पे आता है और वो बहुत ज्यादा दारू पिया होता है और वो एना के साथ बात करने के लायक नहीं रहता, इसलिए वो बेड पे सो जाता है और उसी वक्त क्रिश्चियन के मोबाइल पे एलिना का मैसेज आता है और इसी बात से एना को पता चलता है कि आज रात क्रिश्चियन एलिना से मिलने गया था और इसी बात से एना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो एक चद्दर उठाती है और वही पर्सनल रूम में जाकर सो जाती है। सुबह उठकर क्रिश्चियन को पता चलता है कि एना वहाँ पे नहीं है, इसलिए वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करके बोल देता है कि उसे ढूंढो। जब एना अपने कमरे से बाहर आती है तब ये दोनों वहाँ पे झगड़ा कर रहे होते हैं। इन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो रही होती है। वहाँ पे एना उस पे बहुत गुस्सा हो जाती है। एना उसे कहती है कि कल रात तुम्हें एलिना से मिलना नहीं चाहिए था और इसी बात पे बहुत ज्यादा बहस होती है। क्रिश्चियन भी उससे कुछ नहीं बोलता। इसके बाद एना उससे कहती है कि इस बच्चे को हम दोनों साथ में संभालेंगे या तो मैं अकेले भी संभाल सकती हूँ। क्रिश्चियन कहता है कि मैं बहुत गुस्से में था, मैं बहुत परेशान था, मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। एना कहती है कि मैं भी बहुत गुस्से में थी, मैं भी बहुत परेशान थी और उस वक्त मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत थी, लेकिन तुम कहाँ थे? एलिना के पास। क्रिश्चियन कहता है कि ठीक है, मैंने गलती की है और इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन एना कहती है कि यही बात तुमने अगर कल कही होती तो मुझे अच्छा लगता। और एना गुस्से में वहाँ से अपने ऑफिस निकल जाती है। ऑफिस में आने के बाद उसे एक कॉल आता है और वो जैक ने कॉल किया होता है और वो कहता है कि उसने मिया को किडनैप किया है। दोस्तों, मिया क्रिश्चियन की बहन होती है और जैक मिया के फोन से ही उसे कॉल करता है और साथ ही साथ उसे मिया के किडनैपिंग का फोटो भेज देता है। वहीं पे जैक बहुत गुस्से में होता है और वो एना से कहता है क्रिश्चियन ग्रे को जो भी मिला है वो मुझे मिल सकता था, मैं भी अमीर बन सकता था। और इसके बाद एना को बोलता है कि अगर तुम क्रिश्चियन के बहन को बचाना चाहती हो तो मुझे $50 लाख चाहिए। अगर ये बात तुमने क्रिश्चियन को या किसी और को बताई तो मैं मिया को खत्म कर दूंगा, उसे मार दूंगा। वहाँ पे एना बहुत ही परेशान होती है क्योंकि 2 घंटे में $50 लाख देना इतना आसान नहीं है। इसके बाद एना अपने घर पे चली जाती है और घर पे जाकर अपने कपड़े चेंज करती है और बहुत बड़ी बैग और वहाँ पे ड्रावर में पड़ी हुई एक पिस्तौल भी ले लेती है। वहाँ पे वो अपने बॉडीगार्ड को चकमा देकर सीधा बैंक चली जाती है और एना मैनेजर के पास जाकर वहाँ पे $50 लाख का चेक भर देती है और उसे दे देती है। मैनेजर कहता है कि इतनी बड़ी अमाउंट के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन एना कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। इसलिए मैनेजर सीधा क्रिश्चियन को कॉल करता है और मैनेजर क्रिश्चियन को बता देता है कि आपकी मिसेस $50 लाख का अमाउंट निकालना चाहती है और उससे पूछता है कि क्या करना है। क्रिश्चियन कहता है कि फोन उसे दो। जब क्रिश्चियन एना से बात करता है वो कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम इतना बड़ा अमाउंट क्यों निकाल रही हो, तुम्हें इतने पैसों की क्यों जरूरत है। क्रिश्चियन कहता है कि कल रात जो भी हुआ उसकी वजह से तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। एना कहती है कि नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्रिश्चियन वहाँ पे समझ जाता है कि एना कोई तो प्रॉब्लम में अटकी हुई है, इसलिए वो मैनेजर को कहता है कि उसे जितना पैसा चाहिए उसे दे दो। जैसे एना पैसों का बैग लेकर वहाँ से निकल रही होती है तब एना का बॉडीगार्ड वहाँ पे आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। जाते वक्त एना मैनेजर का मोबाइल भी साथ में लेकर जाती है। एना जैसे ही बैग लेकर बैंक के बाहर जाती है तब उसे फिर से जैक का कॉल आ जाता है और वो कहता है कि तुम अपने गाड़ी में नहीं, मैंने अपने आदमी को भेजा है, तुम उसके साथ आओगी। जब वो गाड़ी में बैठने के लिए जाती है तब एना को पता चलता है कि जैक का पार्टनर दूसरा कोई नहीं एना की कलीग है और जैसे ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं उसकी कलीग उसे कहती है कि तुम अपना फोन मुझे दो। एना की कलीग उसका फोन गाड़ी के बाहर फेंक देती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे एना का बॉडीगार्ड उसका पीछा करने लगता है। दोस्तों, यहाँ पे एना भी बहुत शातिर होती है। एना के कलीग ने जब उसे फोन मांगा था तब उसने अपना फोन नहीं, उसने बैंक मैनेजर का फोन उसे दे दिया था और वो अपना फोन अपने पास ही रखती है क्योंकि एना को पता है क्रिश्चियन उसके मोबाइल को ट्रैक करके उसका पीछा करेगा और उसकी मदद करेगा। और वैसे ही क्रिश्चियन एना के मोबाइल को ट्रैक करता है और अपने ऑफिस से सीधा उसे ट्रैक करते हुए उसका पीछा करता है। यहाँ पे एना उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे जैक हाइड और क्रिश्चियन की बहन मिया वहाँ पे बंधी हुई होती है। एना जैक को कहती है कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें दे दिए हैं, अब तुम मिया को छोड़ दो।
लेकिन जैक वहाँ पे नहीं सुनता। जैक अपना बदला उससे लेना चाहता था। जैक उसे लातों गुस्से से मारने लगता है। जैक उसे पैरों से जोर जोर से मारने लगता है। वहाँ पे एना की कलीग उसे कहती है कि बस हो गया, बहुत हो गया, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिले हैं, अब उसे छोड़ दो। लेकिन जैक किसी की नहीं सुनता, उसे मारने लगता है। वहाँ पे एना बहुत ज्यादा थक जाती है। वहाँ पे एना अपनी पिस्तौल निकालकर जैक के पैर पे गोली मार देती है और इसके बाद क्रिश्चियन वहाँ पे आ जाता है और साथ ही साथ पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है। पुलिस जैक हाइट को पकड़ लेती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है और क्रिश्चियन एना को हॉस्पिटल लेके जाता है। इसके बाद जब एना होश में आती है तब वो क्रिश्चियन से बात करने लगती है। वो कहती है कि क्या हमारा बच्चा ठीक है? क्रिश्चियन कहता है कि हाँ, हमारा बच्चा भी ठीक है और तुम भी ठीक हो। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ साथ हमारा बच्चा भी चाहिए। वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मैं तुम्हारा प्यार बांटना नहीं चाहता था। एना कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरा प्यार कभी भी बट नहीं सकता। अब कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन और एना, इन दोनों में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं। इनकी लाइफ पूरी नॉर्मल चलने लगी है। लेकिन उनको पता है कि जैक हाइड अब तो जेल में है और अब उसको बेल मिलना मुश्किल है। यहाँ पे क्रिश्चियन ने उसके लोगों को जैक हाइड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कही होती है। जैसे ही क्रिश्चियन को उसकी सारी डिटेल मिलती है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तब उसे पता चलता है कि जैक और क्रिश्चियन ये लोग एक अनाथ आश्रम में पल रहे थे और वहाँ पे जो फैमिली क्रिश्चियन को अडॉप्ट करने आई थी, अगर वो क्रिश्चियन को छोड़कर अगर जैक को अडॉप्ट करती तो जैक हाइड क्रिश्चियन के जगह पर होता और वो क्रिश्चियन की लाइफस्टाइल जीने लगता। वही भी क्रिश्चियन कहता है कि अगर मुझे मॉम ने मुझे अडॉप्ट नहीं किया होता तो शायद मैं जैक हाइड की तरह बन जाता और आज मैं जेल में होता। एना कहती कि ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम जहाँ कहीं भी होते तुम एक अच्छे इंसान बनकर जीते। अब यहाँ पे क्रिश्चियन को बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी उसे अभी समझने लगी है। कुछ दिन बाद क्रिश्चियन को पता चलता है कि उसकी रियल मॉम की कब्र कहाँ है और ये दोनों वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे फूल रखकर वो कहता है कि इससे पहले मैं यहाँ पे कभी नहीं आया, इसके बाद मैं हमेशा यहाँ पे आऊंगा। क्योंकि क्रिश्चियन ने आज उसके रियल मॉम को माफ कर दिया होता है, उसने सबको माफ कर दिया होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन और एना का एक बेटा हो जाता है। उसका नाम ये लोग टेडी रखते हैं और क्रिश्चियन और एना अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है, अपनी लाइफ में बहुत खुश है। और कुछ साल बाद हमें पता चलता है कि एना फिर से प्रेग्नेंट है। और दोस्तों यहाँ पे इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ पे इस फिल्म की कहानी का हैप्पी एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि 50 शेड्स इस फिल्म की तीनों सीरीज आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इसी के साथ साथ अपने वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।